चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश पांडे आज मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जियोमेट्री लेकर आया हूं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है ये रेखाओं और कोणों से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जियोमेट्री में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। जियोमेट्री में हम लोग बेसिक उन आकृतियों के बारे में बात करेंगे जो 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन का मतलब ये होता है जिसका एरिया निकाला जाता है। आपको पता है आकृतियां टोटल होती हैं शेप के आधार पर 3 प्रकार से। एक होती है 1 डायमेंशन, एक होती है 2 डायमेंशन, एक होती है 3 डायमेंशन। तो 2 मिनट हम शेप के बारे में बात करेंगे कि शेप के आधार पर आकृतियों को कितने रूप से बांटा गया है। तो शेप के आधार पर फर्स्ट होता है 1 डायमेंशन यानी एक विमीय आकृति, एक विमीय आकृति। सेकंड होता है आपका 2 डायमेंशन यानी द्विविमीय आकृति। और थर्ड हम लोग पढ़ेंगे 3 डायमेंशन यानी त्रिविमीय आकृति। अब यहां पर बात करेंगे कि ये आकृतियां होती क्या हैं, इनको कैसे हम कहते हैं 1 डायमेंशन, कैसे कहते हैं 2 डायमेंशन और कैसे कहते हैं 3 डायमेंशन। तो दोस्तों ऐसा शेप जिसमें एक विमा की तुलना में अन्य 2 विमाएं बहुत कम हो या न्यूनतम हो। जैसे मैं बात करूं, आपको पता होता है विमाएं टोटल 3 होती हैं। कौन कौन? एक होती है लंबाई, दूसरी होती है चौड़ाई और तीसरी होती है ऊंचाई। तीसरी क्या होती है? ऊंचाई। तो अगर कोई भी इन तीनों बीमाओं में अगर एक बीमा की तुलना में अन्य दोनों बीमाएं अगर बहुत कम होती हैं तो उसे हम कहते हैं 1 डायमेंशन शेप। जैसे कि आपकी एक रेखा हो गई, रेखा 1 डायमेंशन शेप में आती है। और उसके बाद 2 डायमेंशन में क्या आता है? 2 डायमेंशन में इसमें जिसकी केवल 2 बीमाएं मेजरमेंट के योग होती हैं। जैसे आपका ट्रायंगल हो गया, सर्किल हो गया, ये सारे चीजें क्या होते हैं? 2 डायमेंशन में आते हैं, जिसका एरिया हम लोग निकालते हैं। और 3 डायमेंशन में क्या होता है? 3 डायमेंशन में क्या होता है? इसमें वे आकृतियां आती हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हम मेजरमेंट के योग्य होती हैं, तीनों को मापा जाता है, अर्थात जिसका आयतन निकाला जाता है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है जियोमेट्री, थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं कि हम लोग इस जियोमेट्री में क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके सिलेबस की क्या क्या हम इस टॉपिक में कवर करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो जियोमेट्री में सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेखा एवं कोण। सबसे पहले पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे रेखा एवं कोण। सेकंड हम लोग बात करेंगे बहुभुज पर। सेकंड हम लोग बात करेंगे बहुभुज पर। और बहुभुज में हमारी जो जो आकृतियां होंगी उस पर अगर हम चर्चा करें तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे त्रिभुज पर यानी ट्रायंगल पर। उसके बाद बात करेंगे चतुर्भुज पर और उसके बाद वर्ग और उसके बाद आयत। वर्ग और आयत भी चतुर्भुज के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा स्पेशल हम लोग पढ़ेंगे इसमें। और उसके बाद और चतुर्भुज में हम लोग इसके अलावा जितने चतुर्भुज होते हैं जैसे समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ये सारे चतुर्भुज जो है हम लोग इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग तीसरी चीज कवर करेंगे वृत्त एवं वृत्तखंड। तीसरा क्या हम लोग कवर करेंगे? वृत्त एवं वृत्तखंड। तो इतने टॉपिक टोटल हमें इस ज्योमेट्री टॉपिक में डिस्कस करना है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला सेशन जिसका नाम है रेखा एवं कोण। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रेखा एवं कोण पर। अब यहां पर रेखा होती क्या है? अगर आपसे बात किया जाए कि हम रेखा किसे कह सकते हैं तो आप कह सकते हैं कि बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। अगर रेखा को देखा जाए तो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, कई बिंदुओं को अगर देखा जाए हम एक लीनियर रूप दे दें या सर्कुलर रूप दे दें तो उसे हम रेखा के रूप में कह सकते हैं।
अगर जनरली हम रेखा का टाइप देखें कि रेखा कितने प्रकार की होती है, तो आप कह सकते हैं कि रेखा दो प्रकार की होती है। एक होती है सीधी रेखा और दूसरी होती है वक्र रेखा। दूसरी क्या होती है? वक्र रेखा। सीधी रेखा में भी अगर देखा जाए तो इसमें तीन प्रकार होते हैं। पहला तो होती है क्षैतिज रेखा। क्या होती है? क्षैतिज रेखा। और सेकंड क्या होती है? ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा। और थर्ड क्या होती है? तिर्यक रेखा। थर्ड क्या होती है? तिर्यक रेखा। तो रेखा जो होगी, सीधी रेखा, ये तीन प्रकार से होगी। क्षैतिज रेखा कौन सी होती है? जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगी। ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी होगी? जो वर्टिकल प्लेन में होगी। और तिर्यक रेखा कौन सी होगी? जो ना तो क्षैतिज प्लेन में हो और ना ही ऊर्ध्वाधर प्लेन में हो, अर्थात कुछ ऐसी रेखाएं जो होंगी वो होंगी तिर्यक रेखा। वक्र रेखा क्या होती है? जिसकी डायरेक्शन निश्चित नहीं होती है, मतलब जिसकी दिशाएं निर्धारित नहीं होती हैं, वे रेखाएं वक्र रेखा के अंतर्गत आती हैं। एक बहुत मेजर डिफरेंस इन दोनों में अगर मैं बताऊं तो आप सीधी रेखा के किसी भी पॉइंट से एंगल का निर्माण कर सकते हैं। सीधी रेखा के किसी भी पॉइंट से एंगल का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन वक्र रेखा के किसी भी पॉइंट से एंगल का निर्माण नहीं किया जा सकता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सीधी रेखा के किसी भी पॉइंट से एंगल का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन वक्र रेखा के किसी भी पॉइंट से एंगल का निर्माण नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक करते हैं, हमारा मेन उद्देश्य रहेगा सीधी रेखा का पढ़ने का। तो सीधी रेखा यानी कि वक्र रेखा में हम लोग देखेंगे वक्र रेखा का उपयोग जिस शेप में होगा, अभी आगे इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा सा हम बात करते हैं एक सीधी रेखा पर। मान लीजिए ये कोई एक रेखा है, मतलब AB। ये एक AB रेखा है। अगर इस रेखा के बारे में देखा जाए तो हम दूसरी रेखा इसके रेफरेंस में बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। कभी कभी बात होती है कि किसी रेखा से बड़ी रेखा खींचनी हो या किसी रेखा से छोटी रेखा खींचनी हो। जैसे कि अगर मैं यहां पर एक छोटी रेखा खींच दूं, अगर एक बार कई बार तो जैसे कि हम लोगों से पूछ लिया जाता है कि इस रेखा को बिना काटे बिना छोटा किए इसको छोटी रेखा खींच दीजिए, तो हम क्या करते थे? इस रेखा को छोटा बनाना है तो एक रेखा थोड़ी सी बड़ी खींच दिए, लो ये हो गई छोटी रेखा। ये तो बात की बात हो गई। तो फिलहाल आज हमें विभिन्न रेखाओं का नेचर और उस पर कैसे एंगल का निर्धारण किया जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे समांतर रेखा क्या होती है। सबसे पहला टर्म हमारा होगा समांतर रेखा क्या होगी। हम लोग विभिन्न रेखाओं का नेचर पढ़ेंगे और जितनी प्रमेय होती हैं हमारे रेखा गणित में, उन सारी प्रमेय का क्या निष्कर्ष निकलता है और कैसे किस एंगल को हम क्या नाम देते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, ये टॉपिक ऐसा है कि अगर हमें एक एक एंगल का सही आकलन हो जाएगा तो हमें पूरे जियोमेट्री में किसी भी एंगल के निर्धारण में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, सबसे फर्स्ट टर्म हम लोग देखेंगे समांतर रेखा। समांतर रेखा। अब बात करते हैं समांतर रेखा क्या होती है। तो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं, कभी नहीं मिलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहेंगे। कई बार इसको बोल दिया था अनंत में जाके मिल, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। ये रेखाएं कहीं पर मिलती नहीं है। अनंत कुछ नहीं होता, अनंत केवल परमेश्वर होता है बस। तो इसका मतलब ऐसी रेखाएं जो कि
एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, वे रेखाएं कहलाती हैं समांतर रेखाएं। जैसे अगर मैं बात करूं, ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, रेखा AB और रेखा P और Q। इसका मतलब यह है कि इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगी, पहला मान लेते हैं कि ये Z है और दूसरा मान लेते हैं Y है, तो मतलब हर जगह ये वैल्यू, मतलब Z बराबर हमेशा Y रहेगा। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा मेंटेन रहेगी। तो आप कह सकते हैं कि ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित ना करें, एक दूसरे से कभी मिले नहीं, ऐसी रेखाओं को कहते हैं समांतर रेखाएं। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा समझते हैं यहां पर, और एक चीज और, ये वैल्यू हमेशा बराबर रहेगी। मतलब Z और Y, मतलब ये वैल्यू आप हमेशा कह सकते हैं कि हमेशा बराबर रहेगी। मतलब दो समांतर रेखाओं के बीच जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा मेंटेन रहेगी। अब उसके बाद असमांतर रेखाएं क्या होती है, थोड़ा सा उसके बारे में समझते हैं। असमांतर रेखाएं, तो असमांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे से मिलती हैं। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। असमांतर रेखाएं, असमांतर रेखा मतलब अगर कोई एक रेखा है तो आप कह सकते हैं कि ये रेखाएं कहीं पर जाकर के एक दूसरे से मिल सकती हैं। इन रेखाओं को बोला जाता है असमांतर रेखाएं या प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो आप इन्हें कह सकते हैं कि जब ये मिलेंगी, जब ये रेखाएं आपस में मिलेंगी, इसका थोड़ा सा हम लोग एक और फिगर लेते हैं, एक और फिगर लेते हैं। पहली चीज तो परिभाषा होना चाहिए कि ऐसी रेखा जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, उन्हें कहते हैं असमांतर रेखाएं। मतलब अगर ये दो रेखाएं हैं AB और CD, अगर ये बिंदु O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, किस बिंदु पर करती हैं? बिंदु O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो आप इन्हें बोल सकते हैं ये प्रतिच्छेदी रेखाएं या फिर असमांतर रेखाएं। आप इन्हें प्रतिच्छेदी रेखा की बात कर सकते हैं। अब देखिए, जब ये प्रतिच्छेद करेंगी तो यहां पर कुछ एंगल बनेगा। ये कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है और ये कोण बन रहा है। अब इन कोणों का नेचर क्या होगा? समांतर रेखाओं में तो एंगल एक एंगल बनने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे से मिलती ही नहीं। वहां पर सिंगल एक रेखा का इंडिविजुअल कोण हो सकता है, लेकिन उन दोनों रेखाओं का आपस में मिलकर के कोई कोण बनाना पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि वे रेखाएं आपस में नहीं मिलती हैं। अब यहां पर अगर इसकी हम बात करें तो सबसे पहले समझते हैं कि इन कोण का नेचर क्या हो सकता है। आप जानते हैं यहां पर कौन कौन सा कोण हो सकता है। पहला कोण एक होगा कोण AOD, दूसरा कोण हमारा बनेगा D, ये कोण AOD है। दूसरा बनेगा कोण DOB, तीसरा कोण बनेगा BOC और चौथा कोण बनेगा AOC। ये चार एंगल का निर्माण होता है। अगर दोस्तों हम बात करें, अब ध्यान से सोचिएगा, अगर ये कोई एक रेखा है, A और B एक रेखा, तो हमें ये पता है इस टोटल एंगल का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और इधर भी टोटल कितना होता है? टोटल 180 डिग्री होता है। होगा भाई? मतलब आप कह सकते हैं कि कोण AOD प्लस कोण DOB बराबर 180 डिग्री। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं दूसरी चीज कि कोण AOC बराबर प्लस
कोण COB बराबर 180 डिग्री बोल सकते हैं। और इसके आधार पर हम लोग एक बात और समझ सकते हैं, यहां पर ये दोनों बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी कि इन दोनों कोण का क्या होगा, 180 मान होगा। क्या क्या, कोण AOD और कोण DOB, और इसके बाद इन दोनों का मान, उसके बाद इधर का मान भी हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर हम बात करें इस रेखा के रेफरेंस में, तो कोण COA प्लस कोण AOD, कोण AOD ये भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा। हमने तीन कंडीशन ले लिया, हमने तीन कंडीशन ले लिया। कौन कौन सी, ये तीनों कंडीशन। तो यहां पर अगर देखेंगे तो कोण AOC में कोण COB जोड़ा गया तो भी 180 मिला है। कोण COA मतलब AOC में AOD जोड़ा गया तो भी 180 है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि कोण AOD बराबर कोण COB, कह सकते हैं ना। क्या कह सकते हैं कि कोण AOB बराबर कोण COB। और ये टर्म इंपॉर्टेंट है। कैसे, यहां पर देखेंगे कोण AOB, कोण AOB यहां पर सॉरी कोण COB, AOD है, AOD कोण AOD, और उसके बाद है आपका यहां पर ये D है। कोण AOD बराबर कोण COB, मतलब ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमने कैसे बोला, अगर दूसरे और तीसरे को लिया जाए तो AOC में कोण COB जोड़ा गया तो 180 हो गया। इसी प्रकार से इसको आप COA की जगह AOC भी लिख सकते हैं। मतलब इसी AOC में अगर AOD भी जोड़ा जाएगा तो दोनों 180 होंगे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कोण COB और कोण AOD आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और यही कोण होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, जिसके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो आप कह सकते हैं इसी प्रकार से एक और कंडीशन, दूसरी कंडीशन समझते हैं कि हमने क्या पाया, AOD बराबर COB, और इसी प्रकार से हमारा दूसरा निकलेगा कि कोण AOC बराबर कोण DOB। ये दो टर्म हमारा आएगा जो शीर्षाभिमुख कोण होगा। मतलब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, और ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं दूसरे टर्म पर। अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो वहां पर कौन कौन से कोण बनते हैं, क्या शीर्षाभिमुख कोण होता है, क्या एकांतर कोण होता है, क्या संगत कोण होता है, और किस कोण को हम इक्विवेलेंट करते हैं, इन सारी चीजों पर चर्चा कर लेते हैं। इन सारी चीजों पर चर्चा करने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि कोण होते कितने प्रकार के हैं। कोण होते कितने प्रकार के हैं, कोण का मापन किस पद्धति में होता है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे माइंड में ये बात आनी चाहिए कि कोण का मापन किस किस प्रकार में, किस किस रूप में होता है। तो सबसे पहले कोण का मापन समझ लेते हैं। कोण का मापन जनरली हम आमतौर पर क्या कहते हैं कि कोण का मेजरमेंट जो होता है, कोण का मेजरमेंट जो होगा वो आमतौर पर जो होता है वो एंगल में करते हैं, लेकिन रेडियन में भी तो कोण का मापन होता है। अब ये कौन सी पद्धति होती है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो आप जानते हैं कि कोण का मापन दो रूपों में कर सकते हैं। पहला क्या, अंशीय मापन। अंशीय मापन ये किस में होता है, डिग्री में, डिग्री में होता है। और दूसरा मापन क्या चलेगा, दूसरा होगा रेडियन में, दूसरा होगा रेडियन में। अब यहां पर अगर दोनों के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया जाए
कि अंशीय मापन और रेडियन मापन ये किस किस पद्धति में यूज होता है, तो अंशीय मापन जो होता है इसको बोलते हैं साष्टिक पद्धति में। किसमें बोलते हैं? साष्टिक पद्धति में, साष्टिक पद्धति में। और इसको बोलते हैं वृत्तीय पद्धति में, वृत्तीय पद्धति में, इसको वृत्तीय पद्धति में बोलते हैं। तो ये दो बातें हमें पता होना चाहिए कि अंशीय मापन की पद्धति को क्या बोलते हैं और रेडिय मापन पद्धति को क्या बोलते हैं। तो ये होती है साष्टिक पद्धति और ये होती है वृत्तीय पद्धति। और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा इन दोनों में रिलेशन देख लेते हैं कि अंशीय मापन पद्धति और रेडियन में इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। इन दोनों का रिलेशन भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इन दोनों के रिलेशन में आप कह सकते हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। ये जनरली हमको पता होता है। क्या बोल सकते हैं यार? पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। ये डिग्री का होता है सूचक। क्या होता है? अगर यहां पर ऐसे लगा दिया जाए तो दैट इज डिग्री। हम लोग चीजों को बहुत स्मूथली एक एक चीज को, एक छोटे छोटे पॉइंट को समझेंगे। हमें पता है पाई रेडियन बराबर क्या होता है? 180। तो मतलब आप कह सकते हैं कि एक रेडियन बराबर क्या होगा? एक रेडियन बराबर क्या होगा? तो आप कह सकते हैं एक रेडियन बराबर क्या हो जाएगा? 180/5 डिग्री हो जाएगा। अगर इसी के अपोजिट में हम कहें, जब 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मुझे कभी डिग्री को रेडियन में, यानी 1 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो आप पाई/180 कर सकते हैं। ये वैल्यू किस में आएगी? इतना रेडियन हो जाएगा। तो ये दो डाटा हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ये इतना डिग्री हो जाएगा, ये इतना रेडियन हो जाएगा। उम्मीद है इतनी बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि पाई रेडियन बराबर 180 होता है। हमें यही तो पता है ना, ये वृत्तीय मापन चलेगा और ये टोटल साष्टिक माप चलेगा। तो पाई रेडियन बराबर जब 180 डिग्री होगा तो एक रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री होगा। और इसी प्रकार से अगर 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन है तो 1 डिग्री बराबर पाई/180 रेडियन होगा। तो उम्मीद है दोनों में रिलेशन आपको समझ आ गया होगा कि अगर कभी भी डिग्री को रेडियन में बदलना हो या रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा आगे और चर्चा करते हैं। जब भी किसी भी एंगल का मापन हो, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि कोण को हम क्या नाम दे सकते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा कोणों के प्रकार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमें मेन रूप से फोकस करना है डिग्री यानी कि साष्टिक पद्धति को। हमको रेडियन पद्धति का यूज बहुत कभी कभार केवल जो कुछ प्रश्न दिए होंगे उन प्रश्नों की भाषा के आधार पर इसका यूज किया जाएगा। बाकी हमारा टोटल मेजरमेंट जो होगा वो डिग्री में होगा, यानी साष्टिक पद्धति में होगा। जब हम सर्किल में जाएंगे तब हमें मिलेगा रेडियन पद्धति। आइए देखते हैं पहले कोणों का प्रकार। कोणों के प्रकार। तो कोण कितने प्रकार के होंगे आप इतना जान लीजिए। पहला होता है न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब क्या होता है? जब थीटा का मान ये 90 डिग्री से कम होता है। जब थीटा का मान 90 डिग्री से कम होता है तो ऐसे कोण को क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। उसके बाद दूसरा आता है समकोण। न्यून कोण के बाद आएगा समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है? समकोण का मतलब होता है जब थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। समकोण का मतलब क्या होता है? जब थीटा बराबर किसके होता है? 90 डिग्री के। और उसके बाद आता है, अच्छा इसी को ऋजु कोण भी बोलते हैं, इसी को ऋजु कोण भी बोलते हैं। और एक चीज और, ऋजु कोण हो गया या फिर ऋजु रेखा हो गया। ऋजु रेखा सॉरी ये समकोण ही होगा। ऋजु रेखा जो या ऋजु कोण जो होगा वो 180 डिग्री को बोलेंगे। अच्छा
हम यहां पर बात कर रहे हैं अधिक कोण क्या होता है। अधिक कोण मतलब क्या हो जाएगा? आप कह सकते हैं कि सर अधिक कोण का मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच, मतलब थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो तो उसे हम बोलते हैं अधिक कोण। उसके बाद आता है ऋजु कोण। ऋजु कोण, ऋजु कोण का मतलब ऋजु रेखा आपने नाम सुना होगा, उसी के आधार पर यानी थीटा बराबर कितना हो जाता है 180 डिग्री। और उसके बाद आता है बृहद कोण। उसके बाद क्या आएगा? वृहद कोण। तो वृहद कोण क्या होगा? वृहद कोण मतलब जब थीटा का मान 180 डिग्री से अधिक हो जाता है तो इसको बोलते हैं बृहद कोण। तो हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट न्यून कोण, जब थीटा का मान 90 डिग्री से कम हो। जब थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर होगा तो उसे बोलेंगे समकोण। जब थीटा का मान 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होगा तो इसको बोलेंगे अधिक कोण। और जब थीटा का मान 180 डिग्री के बराबर होगा तो इसे बोलेंगे ऋजु कोण। और जब थीटा का मान 180 डिग्री से अधिक होगा तो इसको बोलेंगे हम बृहद कोण। तो उम्मीद है ये जितने भी कोण के प्रकार हैं आपको समझ में आ चुका होगा। अब थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं। जितने भी डेटा, जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई है, इन सारी चीज़ों को आप एक बनाएंगे नोट्स और उसी नोट्स में इस चीज़ को लिखेंगे। और एक चीज़ और, यहाँ पर बृहद कोण की भी एक लिमिटेशन होती है। थीटा का मान 180 से अधिक तो होगा लेकिन 360 से कम होगा। मतलब इसको रिवर्स ऑर्डर में आप लिख सकते हैं कि 180 से अधिक तो होगा थीटा का मान, लेकिन एक 360 डिग्री से कम होगा। यही कोण होता है बृहद कोण। उम्मीद है ये बातें आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम एक रेखाओं का नेचर लेंगे कि अगर दो ऐसी समांतर रेखाएं हैं जिनको एक तिर्यक रेखा काटती हो तो उस आधार पर हम लोग किस कोणों को क्या नाम देते हैं। तो सबसे पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए AB एक समांतर रेखा है, A और B एक समांतर रेखा है जिसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। AB और CD एक समांतर रेखा है जिसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो यहाँ पर कुछ कोण बन रहे हैं। ये कोण बन रहा है, 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 ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण। अगर इन कोणों को हम कुछ नाम देने का प्रयास करें तो किस ऑर्डर में हम नाम दे सकते हैं? अगर यहाँ पर इस कोण को हम 1 नाम दें, इसको 2 नाम दें, इसको 3 दें, इसको 4 दें, इस कोण को 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। तो इस कोणों के आधार पर हम कौन कौन से कोण को क्या नाम दे सकते हैं और कौन सा कोण किस कोण के बराबर होगा, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो थोड़ी देर पहले हम एक कोण का बात किए थे, एक कोण के नाम का जिक्र किए थे जिसका नाम था शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? तो फर्स्ट हम देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा? ये वाले कोण, कोण 1 और कोण 3, ये शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। कब? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो यहां पर शीर्षाभिमुख यानी कि सम्मुख बनने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 3। इसी प्रकार आगे आप बोल सकते हैं कि कोण 2 बराबर कोण 4, और इसी प्रकार और भी नीचे की तरफ बोल सकते हैं कि कोण 6 बराबर कोण 8, और इसी प्रकार से चौथी कंडीशन आप बोल सकते हैं कि कोण 5 बराबर कोण 7। ये क्या होंगे? शीर्षाभिमुख कोण होंगे जो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। इन्हें क्या बोलेंगे हम? शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे। उसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं एकांतर कोण की। भाई शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं और इसके साथ साथ
एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। उसके बाद आएगा एकांतर कोण। एकांतर कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो फर्स्ट हमने क्या देखा भाई? शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होंगे और उसके बाद क्या होंगे? एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। अब इसको देखते हैं एकांतर कोण होता क्या है। एकांतर कोण होगा जैसे कोण 3 और कोण 5, ये एकांतर कोण है। कोण 3 बराबर क्या होगा? कोण 5। और इसी प्रकार से कोण 4 बराबर क्या होगा? कोण 6। ये क्या है? ये एकांतर कोण है। ये क्या है? एकांतर कोण है। ये आंतरिक कोण इसको ही बोल सकते हैं। मतलब एक अंतर पर कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 6, इनको बोलेंगे एकांतर कोण। और इसके साथ साथ ये आंतरिक एकांतर कोण होंगे। ये क्या होंगे? आंतरिक एकांतर कोण। एकांतर कोण। अच्छा, इसके अलावा एक कंडीशन और आएगी कि बाह्य एकांतर कोण क्या होंगे? फिर बाह्य एकांतर कोण। तो बाह्य एकांतर कोण में अगर हम बात करें तो कोण 1 के बराबर कोण 7 होगा। कोण 1 के बराबर कोण 7 होगा। इसी प्रकार से कोण 2 के बराबर कोण 8 होगा। कोण 2 के बराबर कोण 8 होगा। तो ये बाह्य एकांतर कोण हो गए और ये क्या हो गए? आंतरिक एकांतर कोण। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि संगत कोण क्या होते हैं, क्योंकि हमें पता है शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। इसके अलावा शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। जितनी प्रमेय हमको अच्छी तरह से पता रहती हैं, इन्हीं सारी प्रमेयों का प्रयोग करके हम आगे किसी भी एंगल का मान निकालेंगे, किसी भी भुजा का मान निकालेंगे। मतलब इन सारे एंगलों का नेचर हमें पता होना चाहिए कि एकांतर कोण कहाँ पे होगा, कहाँ पे शीर्षाभिमुख बनेगा, कहाँ पे संगत बनेगा। तो इसलिए ये नेचर जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए, तो हमने क्या क्या पढ़ा? शीर्षाभिमुख कोण और उसके बाद एकांतर कोण। अब हम लोग देखते हैं संगत कोण क्या होते हैं, क्योंकि संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ये जितनी बातें हैं सारी बातें आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या अपनी नोटबुक में लिखते चलना है। संगत कोण भी क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। अब संगत कोण होता क्या है? संगत कोण का मतलब जैसे एक तरफ ये कोण 2 बराबर कोण 6, ये क्या होते हैं? संगत कोण होंगे। मतलब कोण 2 किसके बराबर होगा? कोण 6 के। और इसी प्रकार से कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 5 के। और इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि जब 2 6 के बराबर होगा, 1 5 के बराबर होगा, मतलब कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 8 के। और इसी प्रकार से कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 7 के। ये क्या आपका हो गया? ये संगत कोण हो गया। तो ये जितने कोण होंगे ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। उसके बाद फिर आगे हम देखते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने शीर्षाभिमुख कोण पढ़ा, संगत कोण पढ़ा और एकांतर कोण पढ़ा। अब यहां पर आगे थोड़ा सा और हम बात करते हैं कि अगर हम किसी भी बहुभुज में अंतःकोण और बहिष्कोण की बात करें, तो एक बार हम लोग बात करते हैं अंतःकोण और बहिष्कोण। अच्छा, एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। सबसे पहले कि अगर 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो 3 कोणों को हमें एकदम नहीं भूलना है। कौन कौन से? एक शीर्षाभिमुख कोण हो गया, एक एकांतर कोण हो गया, एक संगत कोण हो गया। इसका हमारे जितने भी प्रमेय हैं उन सभी प्रमेयों में बहुत यूज है और इसी के बेस पर हमारी पूरी ज्योमेट्री का सिद्धांत ज़्यादा से ज़्यादा बेस है, ये बेस तैयार करता है। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि थोड़ा सा बहुभुज के बारे में बात करेंगे कि बहुभुज के
आंतरिक कोण क्या होते हैं, बाह्य कोण क्या होते हैं, इससे पहले हम लोग जानते हैं कि बहुभुज होता क्या है। बहुभुज, क्योंकि हम लोग मेन रूप से जो बात करेंगे अपनी ज्यामिति में वो बहुभुज पर। तो बहुभुज पर दो प्रकार से हो सकता है इसे, एक कॉनकेव होगा, एक कॉन्वेक्स होगा। मतलब एक उत्तल बहुभुज होगा, उत्तल बहुभुज होगा, और दूसरा क्या होता है, अवतल बहुभुज होता है। दूसरा क्या होता है, अवतल बहुभुज होगा। हम जानेंगे कैसे उत्तल बहुभुज क्या होता है, अवतल बहुभुज क्या होता है। तो उत्तल बहुभुज में आप जान लीजिए कि किसी भी कोण का मान 180 डिग्री से अधिक नहीं होगा, तो उस आकृति को हम कहते हैं उत्तल बहुभुज। अगर थीटा का मान, किसी भी थीटा का मान अगर 180 डिग्री से कम है तो उसको बोलेंगे उत्तल बहुभुज। जैसे आपकी आकृति हो जाती है, ये केवल और केवल त्रिभुज में पॉसिबल है। मतलब त्रिभुज में किसी भी कोण का मान 180 के बराबर या 180 के अधिक नहीं हो सकता। हमेशा प्रत्येक कोण का मान 180 डिग्री से कम होता है। क्यों? अरे हमको तो पता है त्रिभुज के संपूर्ण आंतरिक कोणों का योगफल ही क्या होता है, 180 होता है। और सबसे छोटी बहुभुज आकृति अगर हम बोले तो वो हमारी त्रिभुज होती है। और बहुभुज का निर्माण, अच्छा कभी कभी हमारे मन में बात आती है कि यार बहुभुज बनाने में सबसे छोटा बहुभुज क्या होता है, हम त्रिभुज को क्यों बोलते हैं। आप ये बताइए कि किसी भी क्लोज शेप के लिए कम से कम 3 सीधी रेखाओं की आवश्यकता होती है। अर्थात त्रिभुज से छोटी, मतलब 2 रेखाओं से आप किसी शेप का निर्माण नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल एंगल का निर्माण कर सकते हैं। कभी भी शेप का निर्माण 2 रेखाओं से नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सबसे छोटी आकृति जो होगी बहुभुज में वो हमारी त्रिभुज होगी। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद अवतल में मतलब थीटा का मान 180 से अधिक हो सकता है। इसमें जैसे चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, कुछ भी हो सकता है। जितनी भी चीजें आएंगी, मतलब त्रिभुज को छोड़कर जितने भी शेप आएंगे वो सब आते हैं अवतल बहुभुज में। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स और इसको बोलते हैं कॉनकेव। तो उम्मीद है बहुभुज के प्रकार आप समझ गए होंगे। बहुभुज को हम लोग 2 प्रकार से बांटेंगे, एंगल के बेस पर कि ये होगा उत्तल और दूसरा होगा अवतल। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसके आगे थोड़ा सा। हमने सबसे छोटी आकृति जो है वो त्रिभुज है। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, तो आप कह सकते हैं त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 होता। अच्छा अगर मान लीजिए कह दिया जाए सबसे कम भुजाओं वाली आकृति, सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज, सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज, तो उत्तर क्या देंगे सोच के बताइए। और यहीं पर वीडियो को पॉज करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। आप कह सकते हैं कि सर त्रिभुज होगा। क्या होगा? त्रिभुज होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस पर चर्चा किया था। सबसे कम भुजाओं वाली जो आकृति होगी वो क्या होगी? त्रिभुज होगी। अब यहां पर थोड़ा सा बात करते हैं कि बहिष्कोण क्या होता है, अंतःकोण क्या होता है। बहुत टेंशन देती है बहिष्कोण क्या होगा, अंतःकोण क्या होगा। तो आप इतना जानिए, अगर एक बहुभुज बना दिया जाए, कोई भी हो, ये कोई बहुभुज है, तो आप इस रेखा को सीधे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो कोण होता है इस कोण को बोलते हैं बहिष्कोण। क्या बोलते हैं? बहिष्कोण। और ये जो आंतरिक कोण होगा, ये जो आंतरिक कोण बनेगा, इसको आप बोल सकते हैं अंतःकोण। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मतलब हमारी रेखाओं के अंदर अगर किसी भी रेखा को हम सामने बढ़ा दें तो ये वाला बहिष्कोण होगा और ये वाला अंतःकोण होगा। किसी भी रेखा पर अगर इस रेखा को आगे बढ़ा दें, इस रेखा को आगे बढ़ा दें, तो इस वाले में ये वाला बहिष्कोण होगा, ये वाला अंतःकोण होगा। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं, आपको पता है अगर कोई एक सीधी रेखा जा रही है तो ये अगर है आपका क्या? बहिष्कोण, और ये है आपका अंतःकोण,
तो आपके मन में तुरंत एक बात आती है कि क्या किसी भी आकृति का अंतःकोण और बहिष्कोण का योग क्या टोटल 180 नहीं होगा? होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि अंतःकोण प्लस बहिष्कोण, इसका मान क्या होगा? 180 डिग्री होगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे। ये सारी बातें एक एक पॉइंट ऐसे हैं जो कि हमारे ज्योमेट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी चीजों को आप लोग प्रॉपर नोट्स बना करके मेंशन करते हुए चलेंगे। और सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज क्या होगा? त्रिभुज होगा। अब उसके बाद कहते हैं कि बहुभुज होते कितने प्रकार के हैं? बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कह सकते हैं कि सर जब भुजाओं से ही बहुभुज का निर्माण होता है तो इसका मतलब दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो सभी भुजाएं समान हो या तो कोई भुजा समान ना हो। मतलब अगर मैं एक ग्राफ खींचूं, मतलब मैं बहुभुज के बारे में बात करूं, तो बहुभुज को हम दो रूपों में बांट सकते हैं। पहला क्या? समबहुभुज, और दूसरा होगा विषम बहुभुज। दूसरा क्या होगा? विषम बहुभुज। अगर मैं इनमें दो नेचर पर बात करूं, पहला क्या? भुजा पर, दूसरा किस पर बात करूं? कोण पर। तो समबहुभुज में क्या होगा? इसमें भुजा भी बराबर होंगी सारी और सारे कोण भी बराबर होंगे। सारी भुजा भी बराबर होंगी और सारे कोण भी बराबर होंगे। लेकिन विषम बहुभुज में ऐसी कंडीशन नहीं होगी। तो बहुभुज को दो प्रकार से बांटा जाए, अगर भुजा के आधार पर, एक समबहुभुज एक विषम बहुभुज, तो समबहुभुज में सारी भुजाएं बराबर होंगी और सारे कोण बराबर होंगे। लेकिन विषम बहुभुज में ऐसा नहीं होगा, उसमें ना तो भुजाएं बराबर होंगी ना तो कोण बराबर होंगे। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। तो अब यहां पर बात करते हैं कि अगर कोई समबहुभुज होगा तो उसकी रेखाओं का क्या नेचर होगा, और कोई विषम बहुभुज होगा तो उसके जितने भी मान होंगे उसका क्या नेचर होगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं समबहुभुज पर, थोड़ा सा चर्चा यहां पर करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं समबहुभुज। समबहुभुज पर तो हमने आपको बताया कि समबहुभुज ऐसे बहुभुज होते हैं जिसके सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो आप क्या एक चीज कह सकते हैं कि मान लो सबसे छोटी आकृति क्या होगी? त्रिभुज ही हो सकता है। सबसे छोटी आकृति क्या होगी? त्रिभुज हो सकता है। और त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। अगर एक कोई भी n भुजाओं वाला, मान लेते हैं n भुजाओं वाला है, कोई भी n भुजाओं वाला है, तो आप अगर मैं बात करूं कि किसी भी समबहुभुज के बहिष्कोण और अंतःकोण की कंडीशन क्या हो सकती है, अगर इस पर चर्चा किया जाए तो आप कह सकते हैं कि किसी भी समबहुभुज का जो बहिष्कोण होगा वो 360/n होगा। कितना होगा? 360/n। मतलब अगर n बराबर होती है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, तो आप कह सकते हैं कि किसी भी समबहुभुज का बहिष्कोण जो होगा, बहिष्कोण जो होगा वो होगा 360/n। और अगर ये बात आप बोल सकते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि बहिष्कोण प्लस अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। तो आप अंतःकोण के बारे में भी कह सकते हैं कि अंतःकोण का मान, अच्छा n क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है टोटल जब 360 होता है, 360 होता है तो 360 में अगर n की समान वैल्यू है तो हम भाग देंगे तो इक्वल जाएगा कि नहीं जाएगा? बहिष्कोण का मान आप बोलेंगे जाएगा। त्रिभुज ही ले लीजिए, अगर एक छोटी सी आकृति है त्रिभुज, तो यहां पर जितने भी बहिष्कोण होंगे, अगर मैं सभी रेखाओं को आगे बढ़ा दूं, सभी रेखाओं को आगे बढ़ा दूं, तो आप बताइए इस कोण का मान क्या होगा, इस कोण का मान क्या होगा, या इस कोण का मान क्या होगा। और उसके बाद
इस कोण का मान, इस कोण का मान और इस कोण का मान, क्या ये तीनों 180 होगा? होगा। और ये क्या होगा? तो आप कह सकते हैं ना बहिष्कोण बराबर 360/n। तो इसी प्रकार से जब चूंकि बहिष्कोण और अंतःकोण इन दोनों का योग जब 180 मिलता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि 180 में से अगर मैं 360/n घटा दूं तो हमें मिलेगा क्या? अंतःकोण का मान। तो मतलब मैं अगर भुजाओं के आधार पर देखूं कि किस भुजाओं के आधार पर बहिष्कोण का मान क्या मिलेगा समबाहुभुज में और अंतःकोण का मान क्या मिलेगा, तो इस पर हम लोग एक सीरीज बना सकते हैं। सबसे छोटा बहुभुज क्या होगा और सबसे बड़ा बहुभुज क्या होगा इन दोनों आधार पर। तो ये फार्मूला हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई समबाहुभुज है तो उसके बहिष्कोण का मान होता है 360/n और उसके अंतःकोण का मान होता है 180 माइनस 360/n। और इसी फार्मूले पर हम एक ग्राफ भी खींच सकते हैं। यहां पर हम लिख लेते हैं, हमने बहिष्कोण का मान क्या निकाला? बहिष्कोण बराबर 360/n और अंतःकोण क्या निकाला? अंतःकोण निकाला हमने 180 माइनस 360/n। तो अगर मैं यहां पर भुजाओं की संख्या और अंतःकोण और बहिष्कोण की बात करूं, मतलब भुजा, उसके बाद बात करूं बहिष्कोण, उसके बाद में बात करूं अंतःकोण। तो अगर भुजाओं की संख्या 3 हो, अगर भुजाओं की संख्या 4 हो, अगर भुजाओं की संख्या 5 हो, अगर भुजाओं की संख्या 6 हो, या भुजाओं की संख्या 7 हो, या भुजाओं की संख्या 8 हो, या भुजाओं की संख्या 9 हो, या भुजाओं की संख्या 10 हो, कोई भी समबाहुभुज हो, तो वहां पर हमें बहिष्कोण और अंतःकोण इन दोनों का मान अगर कैलकुलेट करना हो तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे पास बहिष्कोण और अंतःकोण दोनों का फार्मूला पता है। आप बताइए, अगर बहिष्कोण का मान 3 भुजा के लिए किया जाए तो n की वैल्यू 3 होगी, तो आप कह सकते हैं बहिष्कोण का मान कितना होगा? 120 डिग्री होगा। और बहिष्कोण जब 120 डिग्री है तो 180 में से अगर इसको घटा दिया जाएगा तो अंतःकोण का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अगर भुजाओं की संख्या 4 है, भुजाओं की संख्या 4 है तो इसका मतलब बहिष्कोण का मान कितना हो जाएगा? प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा। यहां पर देखिए, अगर एक स्क्वायर है तो प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना होता है? प्रत्येक बहिष्कोण का मान होगा 90 डिग्री। और इसी प्रकार से अगर ये 90 डिग्री है तो अंतःकोण का मान भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? और इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं कि अगर भुजाओं की संख्या 5 है तो वहां पर बहिष्कोण का मान क्या होगा? तो भुजाओं की संख्या 5 है तो हो जाएगा 5 सत्ते 35 और उसके बाद यहाँ पे बचा 10, तो 5 दूनी 10 यानी 72 डिग्री हो जाएगा। और ये जब 72 डिग्री हो जाएगा तो दूसरा वाला 108 डिग्री हो जाएगा। दूसरा वाला कितना होगा? 108 डिग्री। अगर भुजाओं की संख्या 6 है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। अगर भुजाओं की संख्या 7 है, तब भुजाओं की संख्या 7 है तो इसका मान हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे 360/7, तो 7 पच्चे 35 हो जाएगा और 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 यहाँ पे 35, 7 इक्कम 7, 35 हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो 10 7 इक्कम 7 यानी 3/7 लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा? 51 सही 3/7 डिग्री। प्रत्येक कोण का मान, प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना हो जाएगा? 51 सही 3/7 डिग्री। अब इसी प्रकार से अगर हमें निकालना हो अंतःकोण,
सॉरी बहिष्कोण तो निकल गया, अंतःकोण का मान होगा तो 180 में से अगर मैं बहिष्कोण को घटा दूं तो ये वैल्यू आएगी 128 सही 1/7 होगा, 1/7 होगा, 128 सही 1/7 होगा। सारे उसी फार्मूले से निकलेंगे। ये फार्मूला ऐसा है कि इससे हम चाहे जितनी भुजाओं के अंतःकोण और बहिष्कोण का मान निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ वो समबहुभुज का, विषम बहुभुज के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। अगर इसी प्रकार से 8 हो तो 8 का अगर मैं 360/8 करूं तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32, और बचा कितना 8 पंचे 40, 45 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से अंतःकोण का मान क्या होगा, तो अंतःकोण का मान आप कर सकते हैं, ये प्रत्येक अंतःकोण का मान निकल रहा है और ये प्रत्येक बहिष्कोण का मान निकल रहा है। आप अंतःकोण का मान कह सकते हैं, तो अंतःकोण का मान हो जाएगा 135। कितना हो जाएगा 135 डिग्री, क्योंकि 135 और 145 अगर जोड़ा जाएगा तो ये 125 हो जाएगा। नो 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 135 ही होगा, क्योंकि 135 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 और 40 हो जाएगा 180, और अंतःकोण और बहिष्कोण का योग तो हमें पहले से ही पता है कि 180 होना चाहिए। और अगर यही 180 यानी की वैल्यू अगर 9 है, यानी 360/9 करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी 40 डिग्री और ये वैल्यू मिल जाएगी 140 डिग्री। अगर इसी प्रकार से भुजाओं की संख्या 10 है तो इसका मान हो जाएगा कितना 36 डिग्री। कितना हो जाएगा 36 डिग्री, और इस वाले का मान कितना हो जाएगा 144 डिग्री हो जाएगा, 144 डिग्री। अब इस पूरी श्रृंखला को अगर आप ध्यान से देखें ऊपर से लेकर के नीचे तक कि भुजाओं की संख्या बढ़ रही है, मतलब भुजाओं की संख्या बढ़ रही है तो बहिष्कोण का मान घट रहा है और अंतःकोण का मान बढ़ रहा है। मतलब एक कॉन्सेप्ट यहां पर हम दे सकते हैं, वो क्या कि भुजाओं की संख्या बढ़ते हुए क्रम में बहिष्कोण का मान घटता चला जा रहा है, बहिष्कोण का मान कम होता जाता है। ये बात हम बोल सकते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट हम क्या कह सकते हैं कि भुजाओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ अंतःकोण का मान भी बढ़ता चला जाता है। मतलब भुजाओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ अंतःकोण का मान बढ़ता है। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप और भी निकाल सकते हैं, चाहे कितना भी बहुभुज हो, अगर वो समबहुभुज है तो उसके बहिष्कोण और अंतःकोण दोनों का मान हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट जब हमें समझ में आ गया कि जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे बहिष्कोण घटता हुआ चला जा रहा है और वैसे वैसे अंतःकोण बढ़ता हुआ जा रहा है। तो उम्मीद है ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये बातें हमने कहीं से निकाली नहीं, ये डायग्राम खुद बोल रहा है, केवल एक छोटे से फार्मूले पर। तो इसको नोट करिएगा, उसके बाद हम लोग आगे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अभी तो हम बात कर रहे हैं बहुभुज में वो भी हम बात कर रहे हैं केवल और केवल हम लोग कोण का नेचर देख रहे हैं कि कब किस बहुभुज में क्या कंडीशन हो सकती है। तो अभी तो हम समबहुभुज की बात कर रहे हैं कि समबहुभुज में क्या क्या कंडीशन हो सकती है। अच्छा, यहां पर समबहुभुज में अंतःकोणों का योग, चाहे समबहुभुज हो या विषम बहुभुज हो, एक फार्मूला आपको पता होगा। कोई भी अंतःकोण का योग चाहे वो समबहुभुज हो या फिर विषम बहुभुज हो, इसके लिए होता है 2n - 4 ×
90। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे मान लीजिए चतुर्भुज का ज्ञात करना है कि चतुर्भुज में अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो आप कह सकते हैं सीधे सीधे कि n की वैल्यू हो जाएगी 4, यानी 2 गुणे 4 माइनस 4 और गुणे 90। मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 4 दूनी 8 माइनस 4 और 4 गुणे 90 बराबर 360 डिग्री निकल सकता है। और अगर मैं बहिष्ठ कोण की बात करूं तो बहिष्ठ कोण का मान होता है किसी भी समबाहुभुज और उसके लिए होता है 2n + 4 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 90। ये दोनों फार्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखेंगे। अंतः कोण का मान क्या होगा 2n - 4 और बहिष्ठ कोण का मान क्या होगा 2n + 4। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा विकर्णों पर बात करते हैं। विकर्ण क्या होता है इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मतलब किसी भी दो कोण के मध्य बिंदुओं से जाने वाली, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। थोड़ी देर हम विकर्ण पर चर्चा कर लेते हैं। और ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे 2n - 4 × 90 और 2n + 4 × 90। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं विकर्णों की संख्या पर। विकर्णों की संख्या, तो पहला कॉन्सेप्ट तो आप जान लीजिए, त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता। त्रिभुज में कितना होता है, विकर्णों की संख्या बराबर 0। त्रिभुज में विकर्णों की संख्या बराबर कितना होता है 0 होता है। और विकर्णों की संख्या का एक फार्मूला भी है। फार्मूला क्या है कि फार्मूला आप कह सकते हैं कि n गुणे n - 3/2। विकर्णों की संख्या का फार्मूला क्या होता है, विकर्णों की संख्या बराबर n गुणे n - 3/2। और जहां पे n क्या है, भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या। अगर आप 3 में निकालें तो 3 गुणे 3 - 3/2। तो चूंकि ये वैल्यू आपस में कट के 0 हो जाएगी, 0 का 3 से गुणा होगा 0/2 करेंगे तो फाइनली 0। और इसीलिए कहा जाता है कि त्रिभुज में विकर्णों की संख्या 0 होती है। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा। आमतौर पर हमेशा परीक्षाओं में विकर्णों की संख्या पूछी जाती है। पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं, खठभुज में कितने होते हैं, षटभुज में कितने होते हैं। मतलब भुजाओं के आधार पर हमसे विकर्णों की संख्या अगर पूछी जाए तो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से, n गुणे n - 3/2। अच्छा, त्रिभुज में क्या कहीं से विकर्ण बनेगा, अगर हम किसी भी एंगल से मिलाएं माध्यिका बनती है त्रिभुज में। त्रिभुज में क्या बनती है, माध्यिका। लेकिन कभी भी त्रिभुज में विकर्ण हमें नहीं प्राप्त होते हैं। माध्यिका पर अभी हम थोड़ी देर में बस चर्चा करेंगे, थोड़ा सा बस विकर्ण पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं इसी प्रकार से, इसी फार्मूले से चतुर्भुज या पंचभुज या किसी आकृति में विकर्णों की संख्या ज्ञात करूं तो क्या होगा। जैसे फर्स्ट फार्मूला तो हमें पता है क्या है, n गुणे n - 3/2। अगर मैं बात करूं चतुर्भुज में, चतुर्भुज में क्या होगा, भुजाओं की संख्या 4। तो इसका मतलब विकर्ण कितने होंगे, तो आप कह सकते हैं n यानी कि 4 गुणे 4 - 3/2। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल 2। अगर यही मैं 5 में बात करूं कि अगर पंचभुज है तब, तो इसका मतलब 5 गुणे 5 - 3/2। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 और 5 दूनी 10, 5 गुणे 2/2 यानी 10/2। वैल्यू कितनी आएगी 5। तो पंचभुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं, 5 होते हैं। और चतुर्भुज में कितने होते हैं, 2। इसी प्रकार से अगर मैं खठभुज में निकालूं तो आप कह सकते हैं 6 गुणे 6 - 3/2। ये वैल्यू हो जाएगी 6 गुणे 3/2। तो 18/2। टोटल कितने विकर्ण हो गए, 9। इसी प्रकार से खठभुज में
सॉरी 7 भुजाओं में अगर बात किया जाए तो 7 गुणे 7 माइनस 3 बटे 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 7 गुणे 4 बटे 2, तो 2 2 से कैंसिल, यानी 14 विकर्ण हो जाएंगे टोटल। अगर इसी प्रकार से 8 भुजाओं की बात किया जाए तो 8 गुणे 8 माइनस 3 बटे 2, और ये वैल्यू जो आएगी टोटल, ये आएगी 8 गुणे 5 बटे 2, यानी ये हो जाएगा कितना, टोटल 20 विकर्ण। तो उम्मीद है हमें किसी भी भुजा में अगर विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी हो तो हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, और अब हम अगले वीडियो में इससे आगे की बातों पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसके आगे के सेशन को लेकर के। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।